हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। एडुटेरिया की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है गाइस, एडुटेरिया की 5000 जो बुक है, एडुटेरिया वाली 5000 बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो आप स्टेट की एग्ज़ाम देते हो उसके लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। टोटल 5000 क्वेश्चंस हैं 100 सेट्स में, 100 इंटू 50, हर सेट में 50 है। तो ये बहुत अच्छी किताब है जिसमें मैंने ऑलरेडी 40 प्रैक्टिस सेट कवर करा दिया है, एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल भी दिया है। तो अभी इससे आगे के जो सेट्स हैं जैसे कि 41, 42, 43 और सो ऑन, इनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग 41 सेट से बियॉन्ड के करेंगे। और इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट मैंने डाला हुआ है। हर महीने का जो ईयरली अपडेटेड जो स्पीडी आता है वो तो डालता ही डालता हूँ, साथ में अदर कंपाइलेशंस भी जो आती हैं जो करंट की हों। इसके अलावा एसएससी के लिए पूरा मटेरियल अवेलेबल है इस चैनल पे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पूरा मटेरियल, जीएस पूरा कंप्लीट मैंने इसमें दे रखा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी डेफिनेटली। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 41 सेट का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ आर्टिकल 243C रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत से, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, तो पंचायत की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाके 1992 में। और म्यूनसिपाल्टी की बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके म्यूनसिपाल्टी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। तो वैसे आर्टिकल 243C जो है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज or are correct? Which of the following statements regarding the non-permanent members of the United Nations Security Council is or are correct? तो पहला है, now their total number is 10 but originally it was 6। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पहले 6 हुआ करता था, अभी जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या है उसको 6 से रेज करके 10 कर दिया गया है। और इनका जो टेन्योर होता है ये 2 साल के लिए अपॉइंट होती हैं कंट्रियाँ, एंड दे आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी वो दे रखा है, तो दोनों करेक्ट है। आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर होगा सी। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। बिकॉज प्रेसिडेंट में बाकी सारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा दो ही जो है मेंबर्स जो है दोनों सदनों के पार्टिसिपेट करते, बाकी कोई नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1 and 2 ओनली। When was the national flag accepted by the Constituent Assembly? नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 4 का बी, 22 जुलाई 1947 को ये एक्सेप्ट किया गया था। अंडर विच चार्टर एक्ट स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया? स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया, दास प्रथा को इलीगल करने वाला एक्ट है। आंसर होगा इसका सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और लॉर्ड एलन बोरो को ये श्रेय जाता है स्लेवरी को ख़त्म करने का। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी? हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी? तो सीएजी जो होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 148 के तहत होता है, ये सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम है कि ऑडिट करना जितनी भी पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी इन टर्म्स ऑफ पीएसयू में हो सकता है, और जो भी सरकार खर्चा कर रही है उन सब चीज़ों का ये ऑडिट करते हैं। अंडर ये ऑडिट किया जाता है सीएजी के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी एक्सपेल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? जो मेंबर्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, उनको कैसे एक्सपेल किया जा सकता है? तो वो एक्सपेल करने का पावर जो है प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास है। इनका अपॉइंटमेंट भरसक जो है गवर्नर करते हैं, बट इनका जो टर्मिनेशन है, एक्सपेल करना, ये सब काम प्रेसिडेंट का है।
विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। तो 3 तरीके के लिस्ट बना दिए गए हैं, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। ये आपको शेड्यूल 7 में मिलता है। शेड्यूल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे ये मेंशन किया गया है। हर लिस्ट में, जैसे यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कुछ सब्जेक्ट है और कंकरेंट में भी कुछ सब्जेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्जेक्ट इन ए स्टेट लिस्ट पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा 8वां का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है ये एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, ना कि स्टेट लिस्ट का। तो करेक्ट आंसर होगा सी। बाकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और इरिगेशन तो है ही, स्टेट लिस्ट में ही आता है ये। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिस्कवर्ड। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिस्कवर्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर होगा इसका 9वां का 1946 AD में। 1946 AD में ये डिस्कवर हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चरित्रहीन। चरित्रहीन, चरित्रहीन के ऑथर कौन है। तो 10वां का सही आंसर होगा, इसके ऑथर हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द जननायक। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द जननायक। तो जयप्रकाश नारायण को हम जानते हैं कि ये लोक नायक से फेमस है, ठीक है, लोक नायक, जननायक नहीं है ये। तो अनुग्रह नारायण सिंह भी नहीं होगा आंसर। आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। आंसर होगा जननायक के नाम से उपाधि जो दी गई है वो कर्पूरी ठाकुर को दी गई है। विथ विच क्लासिकल डांस इज बिरजू महाराज रिलेटेड। बिरजू महाराज जो है ये रिलेटेड है कथक से। कथक जो है ये यूपी का डांस है और बिरजू महाराज इसी से रिलेटेड है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA लोकेटेड। तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो जितनी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, एनर्जी, बम बारूद, ये सब वियना से में उसका हेडक्वार्टर होता है। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन विच ईयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहते हैं, इसका जो है कई जगह इसका इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि बेंगलोर में है, इसके अलावा कई जगह है। तो HAL का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। करेक्ट आंसर होगा इसका 1940 में हुआ था। ये क्या करता है, ये जैसे जहाज़ भी बनाने का काम करता है, ये जहाज़ बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसे बेंगलोर में है, बेंगलोर वाला जो पुराना वाला एयरपोर्ट है, अभी तो नया BIL बन गया है। उससे पहले जो बेंगलुरु इंटरनेशनल, पहले एक VOBG करके एक एयरपोर्ट था, ठीक है, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड है, अभी भी वो एयरपोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज़ बीन कॉल्ड शिलादित्य। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज़ बीन कॉल्ड शिलादित्य। करेक्ट आंसर होगा इसका हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी ऑल द 3 संगम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द 3 संगम्स जो है साउथ इंडिया में संगम्स हुए थे, वो किस डायनेस्टी के समय ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा पांड्या के समय हुआ था। आंसर होगा B। द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप पीरियड वाइज देखोगे तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी, फिर इनको रिप्लेस किया था खिलजियों ने रिप्लेस किया था, फिर आए थे तुगलक और लास्ट में आई थी लोधी डायनेस्टी। तो सबसे ज़्यादा रूल जो है इसमें तुगलक डायनेस्टी का है। करेक्ट आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी। व्हेन डिड बैटल ऑफ खटोली टेक प्लेस। तो बैटल ऑफ खटोली जो है ये 1518 AD में हुआ था। बैटल ऑफ खटोली 1518 AD में हुआ था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर द उपनिषद्स वेर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो ये काम कराया था किसने, ये काम कराया था शाहजहाँ ने। जो उपनिषद है उनको ट्रांसलेट करवा दिया है पर्शियन लैंग्वेज में शाहजहाँ ने। Who among the following established the Deccan Education Society? Who among the following established the Deccan Education Society? करेक्ट आंसर होगा इसका B, बाल गंगाधर तिलक। Who among the following leaders were supporter of स्वदेशी? तो स्वदेशी के सपोर्टर जो हैं इसमें अरविंदो घोष हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, दादा भाई नौरोजी भी नहीं थे। करेक्ट आंसर होगा B, अरविंदो घोष। अनुशीलन समिति वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। अनुशीलन समिति जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था किसके द्वारा,
पी मित्रा के द्वारा। आंसर होगा ए, पी मित्रा। हु वॉज द मेजर शेयर होल्डर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा पैसा हुआ करता था वो हुआ करता था अपर क्लास के पास, मिडिल क्लास के पास उससे थोड़ा कम, और जो लोअर स्ट्राटा था उसके पास तो बिल्कुल ही नहीं था। इसीलिए जो है इनकम डिस्पैरिटी वगैरह की वजह से, प्रॉपर्टी की डिस्पैरिटी की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था 1789 में। अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सबसे पहले जो हुआ उसके बाद ऐसे करके। तो इसका सही जो मैच बैठेगा, सबसे जो अच्छा ऑर्डर है वो है, सबसे पहले हुआ था थर्ड मराठा वार, फिर हुआ था फर्स्ट बर्मा वार, फिर फर्स्ट अफगान वार, और फिर फर्स्ट सिख वार। करेक्ट आंसर होगा ए, 24 का करेक्ट आंसर होगा ए। फ्रॉम विच प्लेस हैव 3 ह्यूमन स्केल्टन्स बीन फाउंड फ्रॉम द सेम ग्रेव। तो ये सब कुछ हुआ है कहाँ पे, ये सब कुछ हुआ है दाइमाबाद, सॉरी दमदामा में, दमदामा, ठीक है, दमदामा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आपके पास लैंड चाहिए, आपके पास लेबर भी चाहिए, आपके पास कैपिटल चाहिए, ठीक है, ठीक है। 4 क्या क्या है, सबसे पहले तो आपके पास लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। बिना ऑर्गेनाइज किए हुए प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि आपका एक सेटअप होना चाहिए, ठीक है, जो जिसके पास रिसोर्स हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिर उससे वो प्रोडक्शन करवाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है। द डिमांड फॉर सब स्टैंडर्ड आर्टिकल फॉल्स व्हेन। सब स्टैंडर्ड आर्टिकल मतलब कि इन्फीरियर गुड्स की बात की जा रही है। तो ये देखिए, आपके पास पैसा कम रहेगा ना, तो आप सब स्टैंडर्ड आर्टिकल भी खरीद लोगे, लेकिन जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा तो आप सोचोगे कि स्टैंडर्ड आर्टिकल खरीदा जाए, क्योंकि पैसे की तो कमी है नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा कि इनकम जब इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है सब स्टैंडर्ड आर्टिकल का कम हो जाएगा। In comparison to revenue deficit, fiscal deficit will always be. In comparison to revenue deficit, fiscal deficit will always be what? करेक्ट आंसर होगा इसका will always be more. In comparison to revenue deficit, fiscal deficit जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा। When was C. Rangarajan Committee constituted for the determination of poverty in India? When was the C. Rangarajan Committee constituted for the determination of poverty in India? 29 का करेक्ट आंसर होगा। ये 2012 में बिठाई गई थी ये कमेटी, सी रंगराजन कमेटी। ये प्रीवियस गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। अगले देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंसेप्चुलाइज्ड ग्रीन हाउस गैसेस। करेक्ट आंसर होगा 30 का ए, जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? दुधवा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है, बिल्कुल, ये यूपी में है। मानस नेशनल पार्क ये एलिफेंट के लिए फेमस है, और ये मानस जो है ये आपका असम में है, ठीक है। मानस जो है असम और एक्चुअली बंगाल का कंटीगस पार्ट इसमें पड़ता है। राजा जी नेशनल पार्क ये भी एलिफेंट के लिए है, जो कि एलिफेंट के लिए फेमस है। पेरियार नेशनल पार्क केरल वाला, ये हंगूल के लिए नहीं है, क्योंकि हंगूल जो है ओनली दक्षिगम में पाए जाते हैं। दक्षिगम एक सेंचुरी है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो डी जो है गलत है, आंसर होगा हमारा डी। इन विच स्टेट इज युमथांग वैली लोकेटेड। इन विच स्टेट युमथांग वैली लोकेटेड, करेक्ट आंसर होगा ये सिक्किम में लोकेटेड है युमथांग वैली। Which of the following state separates Australia and Tasmania? Which of the following state separates Australia and Tasmania? 33 का सही आंसर होगा बास स्टेट। बास स्टेट जो है सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। What is required for the cultivation of wheat? What is required for the cultivation of wheat? करेक्ट आंसर होगा 34 का सही आंसर होगा मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए। When was the Indus Water Treaty between India and Pakistan held? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो वाटर शेयरिंग को लेके हुई थी इंडस नदी की, और ये जो है काफ़ी पुरानी है। करेक्ट आंसर होगा इसका, ये हुई थी 1960 एडी में। 1960 एडी में।
मतलब इंडस में उसकी ट्रिब्यूटरी की भी बात की कर ली गई थी इसमें झेलम, चिनाब और इन सब नदियों के भी पानी के शेयर की बात हुई है। सो विच कंट्री इज़ द दस्त ए लूट डेजर्ट रिलेटेड? करेक्ट आंसर होगा 36 का ईरान इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड करंट? कोल्ड करंट ऐसी करंट होती हैं जिनका नेचर टेम्परेचर देखोगे कम होगा, वैसे ही वार्म करंट भी है। तो करंट को धारा को दो भागों में बांटा गया है, कोल्ड करंट और वार्म करंट। तो ये इनमें से कुछ जो करंट हैं वो कोल्ड करंट है, एक जो है उसमें से नहीं है कोल्ड करंट। तो हम जानते हैं कि कुरोशियो जो कि जापान के पास बहता है, ये एक हॉट करंट है, यानी वार्म करंट है, हॉट तो नहीं कहेंगे, वार्म करंट है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। बाकी लेब्राडोर, फॉकलैंड और कैनरी ये तीनों जो हैं ये कोल्ड करंट हैं। ब्लैक सॉयल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? तो ब्लैक सॉयल जो है ये फॉर्म होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बसाल्ट टाइप ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द बॉडी इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग इज ए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? तो देखिए अब सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, दूसरा है डिजोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड इनटू प्रोटीन। कौन सा जो प्रोसेस है जो बॉडी में होता है और ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बोलते हैं इसको? तो इस करेक्ट आंसर होगा इसका ब्रेकडाउन होता है जब प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, ब्रेकडाउन जब होता है प्रोटीन का एमिनो एसिड में, उसे हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहते हैं। हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी? तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ये कैरी करता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन पहुंचाता है। और कई बार जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, CO अगर ज़्यादा हो गया इन्वायरमेंट में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये O2 को लात मार देता है। तो बट हमें जानना ये है कि हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है? क्या ये प्लाज्मा का पार्ट है, क्या ये प्लेटलेट का पार्ट है, क्या ये वाइट ब्लड सेल का पार्ट है? तो करेक्ट आंसर है इसका तीनों का नहीं है, ये है रेड ब्लड सेल का पार्ट, रेड ब्लड सेल का पार्ट। क्योंकि हीमोग्लोबिन के बारे में एक और फैक्ट बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो रक्त का कलर है, ब्लड का कलर रेड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ऑफ मिल्च एनिमल्स इज इन्फेक्शियस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज ऑफ मिल्च एनिमल्स इज इन्फेक्शियस? तो इसका सही आंसर होगा फुट एंड माउथ भी, एंथ्रेक्स डिजीज़ भी होता है, ब्लैक वाटर एंड काउ पॉक्स, ये चारों जो हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मिल्च एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं जो दुधारू होते हैं, जो दूध देते हैं, मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि गाय एक मिल्च एनिमल है, भैंस एक मिल्च एनिमल है, ऐसे ही। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1, 2, 3 एंड 4। व्हाट इज ट्राइग्लाइसराइड? व्हाट इज ट्राइग्लाइसराइड? करेक्ट आंसर होगा 42 का करेक्ट आंसर होगा फैट इज अ ट्राइग्लाइसराइड। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स? व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल? ऑर्गेनिक वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो कि बेसिकली वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती है ना हॉस्पिटल्स में, आप मतलब इन्फेक्शियस चीज़ें भी हो सकती हैं, बायो वेस्ट भी हो सकता है। तो खैर यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट की बात की जा रही है। तो बेस्ट वे जो है थोड़ा सा सेफ नहीं होता है, तो इसका बेस्ट वे है इंसिनरेशन, मतलब जला दो, उसको जला दो, ठीक है, इंसिनरेशन कर दो, भट्टी में डाल के जला देते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या है? ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये एक पेप्टाइड होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये कहाँ से स्रावित होता है? ये पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इसको स्रावित करता है। द फीलिंग ऑफ फैटीग इज इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रीनस फिजिकल वर्क इज ड्यू टू? क्यों होता है पता है ये सब? जब आप दौड़ते हो तो कभी कभी आप देखना आपको काफ़ी ज़्यादा फैटीग आपको फील होता है, आप थक जाते हो, मसल्स ऐसा लगता है कि जैसे क्रैम्प जैसा आ गया, कुछ ऐसा लगता है ना। तो वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, वो सब कुछ होता है। नहीं, एक्चुअली लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई से तो होता ही है, बट एक्चुअल आंसर इसमें होना चाहिए एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अब देखिए होता क्या है कि जब आपके बॉडी में आप जब रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो,
कोई स्ट्रीनस फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कि इतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है, बॉडी को सफिशिएंटली नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अगर आपको मसल को नहीं मिलेगा तो आपके मसल में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और इसी की वजह से हम लोग फैटीग फील करते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रीनस फिजिकल वर्क के बाद, मसल हमारा टोन जैसा अजीब सा लगता है। तो आंसर होगा डी, accumulation of lactic acid. Which one of the following is the correct sequence of evolution from the point of view of evolution in living beings? ठीक है, which one of the following is the correct sequence of evolution from the point of view of evolution in living being? तो क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है बी, सबसे पहले सार्क, फिर क्रोकोडाइल, फिर बीवर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज? करेक्ट आंसर होगा 47 का सी, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल आर फ्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट कलर इज इट व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक? तो करेक्ट आंसर होगा 48 का डी, वायलेट कलर हो जाता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्केलर क्वान्टिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी? 49 का सही आंसर होगा एनर्जी। एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट? विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट? 50 का सही आंसर होगा मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्सिया भी होगा। हेवी चीज़ को हिलाना बहुत मुश्किल होता है, पता है ना, और वही अगर हेवी ना हो तो उसको थोड़ा सा आप आसानी से हिला सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर वाला पार्ट है इसका। पहला है द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा के जंगलों के बारे में सुना होगा आपने, एमपी में पड़ता है ये सतपुड़ा का जंगल। तो ये हाईएस्ट पीक जो है ये इसका धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी। डेक्कन प्लेटू जो है लोकेटेड है कहाँ पे? डेक्कन प्लेटू लोकेटेड है महाराष्ट्र में, आंसर होगा महाराष्ट्र। धारवाड़ प्लेटू जो लोकेटेड है वो कर्नाटक में है, धारवाड़। ठीक है, डेक्कन हमेशा याद रखना महाराष्ट्र में लोकेटेड है डेक्कन प्लेटू, और धारवाड़ प्लेटू जो है वो कर्नाटक में है। इसके अलावा बाबा बूदन हिल जो है, बाबा बूदन द हिल ऑफ ब्रह्मगिरी, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक अगेन। बाबा बूदन हिल जो है ये हिल ऑफ ब्रह्मगिरी है एंड इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक। नीलगिरी हिल जो है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल जो है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल लोकेटेड इन तमिलनाडु। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट इज़ नीलगिरी हिल्स। मीटिंग पॉइंट जो है ईस्टर्न घाट का और वेस्टर्न घाट का वो है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट इज़ नीलगिरी हिल्स। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज़ अनाईमुड़ी। हाईएस्ट पीक जो है साउथ इंडिया का वो है अनाईमुड़ी। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स डिवीज़न देख लेते हैं। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स डिवीज़न मतलब ये वाला पार्ट। अगर आप पेनिनसुलर इंडिया को ऐसे लोगे तो ईस्ट कोस्ट ये वाला है, ईस्ट कोस्ट। इसमें जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट वो लगभग यहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट कन्याकुमारी टू कृष्णा डेल्टा तक है। ठीक है, कन्याकुमारी टू कृष्णा डेल्टा तक, यहाँ पे लगभग कृष्णा डेल्टा आ जाता है, इधर कन्याकुमारी है। तो ये जो पोर्शन है ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट। गोलकोंडा बीच जो है ये कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा लगभग यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, ये है गोलकोंडा बीच। इसके अलावा फिर आता है नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, ये गोदावरी डेल्टा से फर्दर नॉर्थ कोस्ट तक है, एक समवेयर यहाँ तक पड़ता है। ठीक है, ये है नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। ये तीन कोस्ट हैं उधर अपने ईस्ट इंडिया में। और वही अगर बात करें मेजर पोर्ट जो है ईस्ट इंडिया के, उनको देख लेते हैं। तो एक पैरादीप पोर्ट है जो कि उड़ीसा में है, पैरादीप पोर्ट जो है वो उड़ीसा में है। और कोलकाता के बारे में सब जानते ही हैं, ये भी एक पोर्ट सिटी है, और कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है नेवी के लिए, यहाँ पे नेवी का बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप है। वेस्टर्न कोस्ट देख लेते हैं, वेस्ट साइड मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड जो है तो अपने इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है। तो कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट जो है ये अगर रफली मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं गुजरात को, ठीक है, ऐसे चलो कर दिया। ठीक है, तो अभी जो कोंकण कोस्ट है ये गुजरात से लेकर, गुजरात से ये वाला पूरा पार्ट ऐसे गोवा तक है, लगभग यहाँ तक गोवा तक है ये। ठीक है, ये कोंकण कोस्ट है। इसके अलावा कनारा कोस्ट, गोवा से लेकर यहाँ पे मैंगलुरु तक,
मैंगलुरु तक है ये कनारा कोस्ट, कनारा कोस्ट कहते हैं इसको, कैनेरा या कैनारा कह लो। फिर नीचे वाला ये जो बिल्कुल ये जो केरल के साथ लगा हुआ है ये है मालाबार कोस्ट, मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट। तो ये 3 तरीके कोस्ट, सबसे ऊपर वाला कोंकण, फिर बीच में कनारा, और फिर कनारा को आप कर्नाटक से ऐसे जोड़ सकते हो। तो मैंगलुरु कहाँ पे है? मैंगलुरु कर्नाटक में ही है। फिर आता है मेजर पोर्ट्स ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो बहुत देखिए, ईस्ट कोस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोस्ट जो हैं ईस्ट कोस्ट में जो पोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वेस्ट कोस्ट में है। रीजन उनका जियोग्राफिकल सेटअप है, ठीक है। तो कांडला पोर्ट सबसे पुराना पोर्ट है ये, ठीक है, इंडिया का, गुजरात में है ये। और नेचुरल मैन मेड ये वो है पोर्ट है। मरमू गोवा में है। मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई में इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। फिर नहा वसोवा ये महाराष्ट्र में है। मैंगलुरु कर्नाटका में है, ये भी पोर्ट है। एंड कोची केरल में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इस साइड के। पोर्ट ब्लेयर इज़ लोकेटेड इन साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे लोकेटेड है? ये साउथ अंडमान में लोकेटेड है। एंड द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सैडल पीक। ये बहुत रिपीटेडली पूछा गया सवाल है। पूछा जाता है कि कौन सा जो है इनमें से वो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का, तो इसका सही आंसर होता है सैडल पीक। एंड पंबन आइलैंड इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। पंबन आइलैंड जो है ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार में। पंबन आइलैंड गल्फ ऑफ मन्नार में है। चलिए, हमारा 41 तो कवर हो गया। 42 सेट जो है 42 उसको देख लेते हैं एक बार। तो 42 जो सेट है उसका पहला सवाल है। उसका पहला सवाल क्या है? सवाल है कि माना लोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माना लोआ एक एग्जाम्पल है इनमें से किसका? तो ये एक एग्जाम्पल है एक्टिव वोल्केनो का। एक्टिव वोल्केनो का माना लोआ एग्जाम्पल है। वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड डंकी। वाइल्ड डंकी कह लो या फिर आप इसको वाइल्ड आस भी कह लो, एक ही बात है। ये जो वाइल्ड आस है, वाइल्ड डंकी है, गधे जो हैं, ये फेमस हैं रण ऑफ कच्छ में। रण ऑफ कच्छ में ये बहुत पाए जाते हैं, बहुत फेमस है। रण ऑफ कच्छ जो है ये इसे वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं। ये गुजरात में है। यहाँ पे मेला भी लगता है, कच्छ महोत्सव। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडियाज़ साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये मात्र 876 किलोमीटर दूर है। करेक्ट आंसर होगा सी, 876 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पास लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा लोकेटेड है? करेक्ट आंसर होगा चौथा का ए, बोमडीला पास। बोमडीला पास इज द राइट आंसर। ब्रह्मणी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रह्मणी जो है एक नदी है और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की। आंसर होगा बी, महानदी। एंड करेंसी स्प्रेड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। करेंसी स्प्रेड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। करेक्ट आंसर होगा 6 का, इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज हाई प्राइसेस। हाई प्राइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेथड applicable to insurance and regulation of currency in India। ये मेथड है मिनिमम रिजर्व रेशियो। मिनिमम रिजर्व रेशियो इज द राइट आंसर। द रीजन फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज करेक्ट आंसर होगा इसका इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी। हाउ विल द रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। हाउ विल द रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। बैंक रेट में अगर रिडक्शन होगा तो क्या होगा? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये अगर कम हो गया तो बैंक क्या करेंगी? ज़्यादा पैसा लेंगी क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा? बैंकों का जो डेट है वो इंक्रीज होगा क्योंकि वो लोन लेंगी, क्योंकि रेट सस्ता हो गया है। आंसर होगा बी। कोर्ट इज़ नॉट द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कोर्ट इज़ नॉट द नेम इन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो हम जानते हैं कि टेनिस को कोर्ट ही बोलते हैं, टेनिस कोर्ट बोला जाता है। खो खो में भी कोर्ट होता है, कबड्डी में भी कोर्ट होता है, ठीक है, कोर्ट में ही तो खेलते हैं। पोलो में कोर्ट नहीं होता है, पोलो में कोर्ट नहीं होता है। आंसर होगा हमारा डी, पोलो।
इन विच ईयर द फेमस ऑस्कर अवार्ड गिवन इन द फिल्म फील्ड वाज स्टार्टेड। तो ऑस्कर अवार्ड जो है ये स्टार्ट हुआ था 1929 एडी में, 1929 एडी में। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान क्या शहनाई बजाते हैं, बहुत तगड़ा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड। तो आर्मी के भी बहुत सारे कमांड है, ईस्टर्न वेस्टर्न तमाम कमांड है, और ये ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है इनका कोलकाता में। वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। वर्ल्ड ट्राइबल डेट जो है डे है ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त इज द राइट आंसर। वेयर वाज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड in year 1997? Where was the World Environment Conference organized in year 1997? करेक्ट आंसर होगा क्योटो में। क्योटो में हुआ था ये। क्योटो प्रोटोकॉल भी वही से ही आया था। According to the National Forest Policy that is of 1952, which one is not a cadre of forest? Not a cadre of forest, national park, protected forest, national forest, all of the above कौन सा? करेक्ट आंसर होगा 16 का आंसर होगा नेशनल पार्क इज नॉट अ कैडर ऑफ फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेशनल पार्क है और उनका लोकेशन है बांदीपुर। हम जानते हैं कि बिल्कुल कर्नाटक में है बांदीपुर, बेंगलोर में ही है ये। तो राजा जी जो है, राजा जी उत्तराखंड में नहीं है। राजा जी उत्तराखंड में राजा जी, तो इसमें बांदीपुर तो सही है, राजा जी भी सही है। राजा जी उत्तराखंड में है, राजा जी नेशनल पार्क। सिंपली पाल जो है ये भी उड़ीसा में है, ये भी सही है। और पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ये करेक्टली मैच नहीं है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। कौन सा इसमें से बायोडिग्रेडेबल है? तो प्लास्टिक तो बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक को बहुत टाइम लगता है डिग्रेड होने में, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीथीन भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा रबड़। रबड़ जो है एक बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, ठीक है। द सेज हु रीड द हिम ऑफ विच वेदा इज कॉल्ड होत्री। तो जो ऋषि या फिर जो सेज है वो जो हिम पढ़ लेता है, किसका? करेक्ट आंसर होगा इसका ऋग्वेदा का हिम जो है रीड कर सकता है जो सेज, उसको ऋग्वेदा का जो है उसको होत्री कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांगा। वेदों का अंग ही वेदांगा होता है, तो कौन सा नहीं एक अंग है वेदांग का? करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा नॉलेज इज नॉट द वेदांगा ऑफ वेदा। नॉट अ वेदांगा यानी कि एजुकेशन है, कल्प है, निरुक्त है, बट नॉलेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज एंड देयर ओरिजिनेटर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एक तरफ फिलोसफी है, दूसरी तरफ फिलोसोफर है। तो हम जानते हैं कि न्याय का जो है, न्याय का है गौतम साहब, बिल्कुल सही है। सांख्य के कपिल हैं। उत्तर मीमांसा जेमिनी नहीं है, उत्तर मीमांसा के जेमिनी नहीं है। वैशेषिक के उलूक हैं, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, करेक्टली मैच नहीं है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स का रॉन्ग सीक्वेंस बताना है आपको। तो हम जानते हैं कि भाजसा अगर आप याद कर लो, भाजसा, तो आपको पूरा मुगल क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो देखिए अकबर के बाद जहांगीर आना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हमें आंसर मिल गया कि 22 का जो सही आंसर है वो ए है, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर आना चाहिए, फिर शाहजहां आना चाहिए। तो ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। बाकी देखिए अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये सही है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब भी सही है। बाबर, हुमायूं, अकबर भी सही है। Who among the following is known as the father of Muslim Renaissance in Bengal? फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल, करेक्ट आंसर होगा 23rd का राइट आंसर होगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर डिड अकबर मूव हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी।
और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा है, सबको पता होना चाहिए। तो आगरा से अपनी कैपिटल को जो शिफ्ट किया था अकबर ने फतेहपुर सिकरी के लिए, वो किया था 1571 AD में। द ट्रीटी ऑफ झलकी वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो ट्रीटी है ये काफ़ी फेमस ट्रीटी है बिटवीन निज़ाम एंड बाजीराव के बीच में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बिटवीन चार्ल्स मेटकाफ एंड रंजीत सिंह। चार्ल्स मेटकाफ एंड रंजीत सिंह के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये साइन हुई थी कब? ये साइन हुई थी 1809 AD में। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए कंप्लीट सिपॉय म्यूटनी। तो इसका सही आंसर होगा लॉरेंस एंड सीले। हु लेड द फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट जो है, फैराजी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये, और ये मूवमेंट को लीड किया था शरीयतुल्लाह मियाँ इज़ द राइट आंसर। हाउ मेनी मेंबर्स आर proposers एंड seconders respectively इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। एक अगर प्रेसिडेंट का कैंडिडेट भी अगर पेश करना है ना, तो उसके लिए कुछ प्रपोजर और कुछ सेकेंडर्स होने चाहिए। तो कितने प्रपोजर होने चाहिए और कितने सेकेंडर होने चाहिए? 50 ही प्रपोजर होना चाहिए और 50 ही सेकेंडर भी होने चाहिए अगर प्रेसिडेंट का नाम कोई फॉरवर्ड कर रहा है कैंडिडेट के तौर पे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा एज पर द डीलिमिटेशन कमीशन इन 2002। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो सीटें रिजर्व हैं आज की डेट में वो है 84 इज़ द राइट आंसर SC के लिए। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ एस्टीमेट कमिटी इज़। इसका टर्म होता है, ये होता है बिटवीन मई टू अप्रैल के बीच में होता है। मतलब अगर मान लो कि मई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक कोई अभी हो तो ऐसे। When did Jawaharlal Nehru present the objective resolution before the Constituent Assembly? तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारी बातें कही गई। ठीक है, प्रीएम्बल जो है बना है, उसमें जो चीज़ें हैं लगभग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वो सारी बातें हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछा जाता है बार बार, तो इसलिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इंडिया में क्या है? एक बिल आएगा, ऑर्डिनरी बिल है तो मान लो बिल आया, उसको फिर चर्चा होगी, फिर उसको देखा जाएगा, मतलब जनरल रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग। अगर वो सब हो गया तो एक सदन में मान लो पास हो गया, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी पास होगा, फिर फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा और वो एक्ट बन जाएगा। तो ये सारी जो कहानी है तमाम, ये कहाँ से हमने लिया है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन का ही हमने कॉपी किया है। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंसिडर द प्रीएम्बल टू बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये केस था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई थी और इसको बाद में सुधार लिया था केशवानंदा भारती केस में। तो ये करेक्ट आंसर है। बेरूबेरी केस में जो है, बेरूबेरी केस में कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इट्स नॉट, प्रीएम्बल को बोला था कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। In which article of constitution the protection of the interest of minority is mentioned? In which article of the constitution the protection of interest of minority is mentioned? तो ये मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 29 में। करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following fundamental rights is not available to foreign nationals? कौन सा फंडामेंटल राइट जो है फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं अवेलेबल है? 36 का करेक्ट आंसर होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है फॉरेन के लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं अवेलेबल है, फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं अवेलेबल है। द डिवीजन ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है। फाइनेंस कमीशन का गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करें। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? रिड्यूस्ड की बात हो रही है, तो ये इसमें सही आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है प्लांट अपना फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, खाना बनाते हैं। ओडोर फ्रॉम पब्लिक यूरिनल इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विच गैस?
जो आप जाते हो ना यूरिनल में, अजीब सा जो बदबू आता है ना, वो क्यों आता है? वो एक गैस की वजह से आता है, वो गैस है अमोनिया। अमोनिया इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, करेक्ट आंसर होगा इसका 40 का सी, मीथेन। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, वो मीथेन है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मोशन? लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि नन अदर देन न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? हीट की यूनिट कैलोरी भी है, बिल्कुल है, और किलो जूल भी है, किलो कैलोरी भी है। वाट एक पावर की यूनिट है, करेक्ट आंसर होगा डी। 5 continuous bulbs of 100 watt capacity are lit in a tunnel of 20 hours. Tunnel for 20 hours. What will be the total electricity consumed? तो इसका सही आंसर होगा 10 यूनिट का कंजम्पशन होगा। 10 यूनिट इज द राइट आंसर। 10 यूनिट इज द राइट आंसर। 43 का बी। अगला सवाल है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट ऑन आयरन ड्यू टू रस्टिंग? तो आयरन क्या जो है वेट जो है हमेशा याद रखना इंक्रीज होता है रस्टिंग के साथ। रस्टिंग के साथ हमेशा याद रखना इंक्रीज होता है। आंसर होगा बी। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज द बोटैनिकल नेम ऑफ विच प्लांट? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज द बोटैनिकल नेम ऑफ विच प्लांट? करेक्ट आंसर होगा 45 का मस्टार्ड को बोला जाता है ये। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है मस्टार्ड को बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन? लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा प्रोफेज। प्रोफेज इज द राइट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ग्लाइकोजेन स्टोर्ड? इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ग्लाइकोजेन स्टोर्ड? तो ग्लाइकोजेन जो है ये स्टोर होता है लीवर और मसल्स में, लीवर एंड मसल्स में। एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिकॉज? एंजाइम्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए? बिकॉज एंजाइम्स जो हैं बायोकेमिकल्स आर कैटलाइज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बिकॉज बायोकेमिकल्स आर कैटलिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं? बायोकेमिकल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट की तरह उसमें मतलब उसको और अच्छे से कराने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? करेक्ट आंसर होगा 49 का सी, मोनोसेकेराइड्स। In which part of body is urea produced? In which part of the body is urea produced? Correct answer होगा liver. Liver is the right answer. अब देख लेते हैं facts to remember में। The meeting place of अलकनंदा एंड भागीरथी जो नदी मिलती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग गंगा से रिलेटेड है ये। एट देवप्रयाग अलकनंदा एंड भागीरथी आर नोन एज, यहीं से इसको गंगा भी कहा जाने लगता है। रिवर गंगा इंटर्स द प्लेन्स ऑफ इंडिया नियर हरिद्वार? आंसर होगा नियर हरिद्वार, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा रिवर इज नोन एज बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं गंगा को? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। पद्मा इज द राइट आंसर। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन इन बांग्लादेश? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, जमुना। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन इन तिब्बत? तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। सांगपो इज द राइट आंसर। कुछ रिवर्स और कन्फ्लुएंसेस को क्या बोलेंगे? तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है वो वहाँ देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है वहाँ रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा और पिंडार रिवर जहाँ मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग बनता है। और धौली गंगा एंड विष्णु गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ विष्णुप्रयाग बनता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग, और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एंड पिंडर ये है कर्णप्रयाग, और धौली गंगा एंड विष्णु गंगा जो है विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। कुछ रिवर ओरिजिन और उसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। रिवर इंडस का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक से होता है। मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में है, और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है पंजनाद वाली नदियां हैं, यानी कि सतलज, चेनाब, रवि, ब्यास और झेलम है। गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से होता है, और इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत सारी हैं। वैसे तो कुछ फेमस ही लिखा है, जैसे कि यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा वगैरह है। वैसे बहुत सारी हैं, सोन भी है, और तमाम नदियां हैं, बहुत सारी हैं। गंडक है, बूढ़ी गंडक भी है, और भी नदियां हैं। घाघरा का तो मेंशन ही नहीं है इसमें। खैर, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर अगेन उत्तराखंड से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी का जो
ओरिजिन है ये है गोसाईनाथ पीक से निकलती है। लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, यारू वगैरह इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। नर्मदा नदी जो है ये पेनिनसुलर रीजन में बेसिकली बहती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है एमपी से, और हलन, बंजर और तवा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वही अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये चेम्यूडंग ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिहांग दिबांग और लोहित वगैरह इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। महानदी की बात करें, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये फेमस है, उड़ीसा में बहती है। वैसे तो ये निकलती है नियर सिहावत छत्तीसगढ़ से, और ये ब्राह्मणी और बैतरनी इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं और ट्रिब्यूटरी हैं। कृष्णा का जो ओरिजिन है ये हिल ऑफ महाबलेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, हिल ऑफ महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं पांच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूशी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। गोदावरी त्रिम्बक हिल से निकलती है। वेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा, सबारी, वर्धा, प्राणहिता इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। भवानी, अमरावती और हेमवती इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब कुछ देख लेते हैं मेजर स्ट्रेट्स। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल ये बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय है। 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय हमारा ही पार्ट है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, क्योंकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं मिलके, और ओवरऑल इसका पहले लक्षद्वीप बोलते थे, अभी लक्षद्वीप बोल दिया, और ये मतलब ओवरऑल इसको लक्षद्वीप ही बोला जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, और डंकन पास जो है ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। वही अगर बात करें कोको चैनल की, तो कोकोआ आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में है ये। पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और श्रीलंका अगेन। द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया इज चिल्का लेक। लार्जेस्ट कोस्टल लेक जो है इंडिया में वो चिल्का लेक है। एंड द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज चिल्का लेक अगेन। लार्जेस्ट कोस्टल लेक भी इंडिया का चिल्का लेक ही है, और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी इंडिया का चिल्का लेक ही है। एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया का वो है वूलर लेक। लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का वो है वूलर लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है इंडिया का वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। हाईएस्ट लेक जो है इंडिया का ये है चोलामू लेक। एंड जो द लेक फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन इन इंडिया इज लोनर लेक। द लेक सिचुएटेड बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद इज, आंसर होगा इसका हुसैन सागर लेक इज द राइट आंसर। लोकतक लेक इज लोकेटेड इन मणिपुर, लोकतक लेक। एंड वेम्बनाड लेक है लोकेटेड है केरल में, केरल इज द राइट आंसर। चलिए अब देख लेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 43। तो चलिए 43 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सैक्रेड रिवर इन ऋग्वेद। मोस्ट सैक्रेड, तो सरस्वती नदी जो है बहुत ही सैक्रेड मानी गई है, बहुत ही पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेदा में। आंसर होगा बी। गंगा का चर्चा काफ़ी कम मिलता है, ठीक है, बाकी सिंधु का है, सतलज का भी है। बाय हुम वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेशन इन एंशिएंट इंडिया टुक प्लेस। By whom was the first foreign invasion in ancient India took place? तो ये आक्रमण किया था ग्रीक्स ने, करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ईरानियंस ने। ईरानियंस इज द राइट आंसर। ईरानियंस ने पहला अटैक किया था इंडिया पे। फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू द फेमस कलसी प्लेस इज लोकेटेड इन टू विच रूलर। करेक्ट आंसर होगा कलसी जो है वो रिलेटेड है अशोक से। विच मुगल रूलर हैड गिवन द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू बिजनेस इन इंडिया। तो ये चार्टर दिया था हमारे जहांगीर साहब ने, करेक्ट आंसर होगा बी जहांगीर। बाई हुम वॉज द रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश्ड। ये एक सोसाइटी है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ये सेटअप किया गया था किसके द्वारा? ये सेटअप किया गया था विवेकानंद के द्वारा, करेक्ट आंसर होगा बी स्वामी विवेकानंद। When was the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकेंड हुआ था 1931 में, और थर्ड हुआ था 1932 में।
ओनली सेकेंड जो है उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी किसी में नहीं किया था। और तीनों में पूछता है कि कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। तो इस केस में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पूछ रहा है तो डेट वाइज है, तो करेक्ट आंसर होगा 7 सितंबर 1931 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था। इन विच जेल वॉज राजेंद्र प्रसाद अरेस्टेड एंड केप्ट इन 1942। तो इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में, जो कि पटना के पास ही है। करेक्ट आंसर होगा सी। हु वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो आचार्य विनोबा भावे को चुना गया था फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही के तौर पे। और जवाहरलाल नेहरू सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा इस केस में डी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड मित्र मेला एसोसिएशन किसने स्टार्ट किया था? करेक्ट आंसर होगा इसका 9th का बी डी सावरकर ने। वेयर वॉज द 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? वेयर वॉज द 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? 10th का करेक्ट आंसर होगा बी बांकीपुर इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो ऐसा कहने वाले का नाम है जी ऑस्टिन इज द राइट आंसर। पॉलिटी से ये सवाल है। एज पर आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम इन कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ व्हाट? तो ये आर्टिकल 361 के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा 12 का ए, गवर्नर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में जो है ख़त्म कर दिया गया है, टाइटल्स वगैरह को ख़त्म कर दिया गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। ठीक है, आर्टिकल 21 तो आपको पता ही होगा, राइट टू लाइफ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? करेक्ट आंसर होगा 14 का ए, प्राइम मिनिस्टर। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर्स who among the following administers the oath of office to the speaker of लोकसभा? तो ये काम करते हैं इनमें से कोई नहीं, इनका कोई ओथ का कोई चक्कर नहीं है। लैंड रेवेन्यू एंड पब्लिक ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? लैंड रेवेन्यू एंड पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट इसको मेंटेन करती है, लैंड रेवेन्यू लेती है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब स्टेट का काम है, ना ये यूनियन का काम है, ना कंकरेंट लिस्ट में आता है। करेक्ट आंसर होगा सी। विच स्टेट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? फर्स्ट टाइम दिया गया था किसको? ये दिया गया था असम को। आंसर होगा बी, असम। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पंचायती राज? मेन गोल ऑफ पंचायती राज, तो 18 का सही आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग द विलेजेस। Decentralization of powers among the villages is the main goal of Panchayati Raj. Parliamentary privilege is taken from the constitution of which country? Parliamentary privilege is taken from the constitution of which country? Correct answer होगा इसका 19 का, ब्रिटेन से लिया है हमने, ब्रिटेन से। Which of the following is a part of a tertiary sector? Which of the following is the part of tertiary sector? 20वां का सही आंसर होगा डी, इलेक्ट्रिसिटी इज द पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सर्विस। प्रोडक्शन इन अर्थशास्त्र मीन्स? प्रोडक्शन इन अर्थशास्त्र मीन्स, तो इसका सही आंसर होगा इट मीन्स यूटिलिटी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? तो हम जानते हैं इकरा एक है, क्रिजिल है, केयर है। IFCI एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। आंसर तो कुछ और ही दे रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। करेक्ट आंसर होगा इसका केयर जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है एज पर द आंसर। द कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ इन इंडिया इज और आर? तो ये सभी हैं, यानी कि ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट गुड्स भी होता है, अनकन्वेंशनल बट अनसर्टेन ऑब्जेक्ट का भी एक्सपोर्ट कमोडिटी के अंदर आता है, अनकन्वेंशनल गुड प्रोबेबिलिटी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हेन वाज महारत्न गेल इस्टेब्लिश्ड? गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बोलते हैं, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1984 AD में। हाउ आर फ्री एंड मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स डिस्क्राइब्ड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट? तो इनको बोला गया है टार्नेक इज द राइट आंसर।
इन विच स्टेट इज़ द बलपक्रम नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये जो है ये लोकेटेड है मेघालय में। मेघालय इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो ये है हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में है। आंसर होगा सी, कोलकाता। व्हेन इज द वर्ल्ड डिजास्टर कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द वर्ल्ड डिजास्टर कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड? 28 का सही आंसर होगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर इज द राइट आंसर। खासा ट्राइब इज अ मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? खासा ट्राइब जो है ये मेजर ट्राइब है उत्तराखंड का। सही आंसर होगा बी, उत्तराखंड। विथ whom does the कोरिया स्ट्रेट कनेक्ट? विथ whom does the कोरिया स्ट्रेट कनेक्ट? करेक्ट आंसर होगा 30वां का करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया को मोरक्को के साथ कनेक्ट करता है कोरिया स्ट्रेट। एंड द ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड पम्पास? तो हम जानते हैं कि पम्पास जो है ये अर्जेंटीना में काफ़ी फेमस है, अर्जेंटीना में काफ़ी फेमस है। आंसर होगा ए, अर्जेंटीना। और प्रेयरी की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में है वो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और अफ्रीका में सवाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो 32 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 32 का सही आंसर है मैग्मा कंटेन्स गैस बट लावा डज नॉट। मैग्मा जो है कंटेन करता है गैस को, बट लावा जो है गैस को कंटेन नहीं करता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ क्रिमिनल वेपन्स? OPCW लोकेटेड? करेक्ट आंसर होगा 33 का हेग में है, द हेग नीदरलैंड में। स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू? स्नेल्स लॉ जो है ये रिलेटेड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, रिलेटेड है स्नेल्स लॉ। लिस्ट 1 को अगेन लिस्ट 2 से मैच करना है एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो क्यूसेक जो है रेट ऑफ फ्लो को मैच करता है, ठीक है, मेजर करता है क्यूसेक, क्योंकि हम सुनते हैं ना कि नेपाल ने इतना क्यूसेक पानी छोड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा क्यूसेक का रेट ऑफ फ्लो। और बाइट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाइट रिच्टर से हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं और बार से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। तो करेक्ट मैच होगा हमारा 35 का बी। नेम द फोर्स ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू म्यूचुअली इफेक्टिव ऑब्जेक्ट? नेम द फोर्स ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू म्यूचुअली इफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट आंसर होगा 36 का आंसर होगा कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं ऐसे को। व्हाट इज़ फाउंड इन सफिशियंट क्वांटिटी इन सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोका कोला? कोका कोला में होता है क्या सफिशियंट क्वांटिटी में? कोका कोला पियोगे ना तो आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि इसमें होता है कैफीन, ठीक है। कैफीन जो है कॉफ़ी में भी होता है। सो विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर मोलिक्यूल? विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर मोलिक्यूल? तो 38 का सही आंसर होगा sp3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? करेक्ट आंसर होगा 39 का बी, जिरकोनियम इज द राइट आंसर। In what form does a tape recorder record sound? In what form does a tape recorder record sound? Correct answer होगा 40 का D, magnetic energy. Who first gave the atomic theory of matter? तो सही आंसर होगा 41 का ये दिया था सर जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन इज द राइट आंसर। एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ द एटम, ऐसे करके बोला ना। Where does the oxidation of glucose take place in the cell? Where does the oxidation of glucose take place in cell? Correct answer होगा 42 का B, mitochondria is the right answer. Which of the following individuals in the planet kingdom are mainly aquatic? Which of the following individuals in the planet kingdom are mainly aquatic? 43 का सही आंसर होगा B, algae is the right answer. इन मैच्योर हार्ड सेल्स क्या होता है? मैच्योर हार्ड सेल में क्या होता है? दे हैव वुडी वॉल एंड इट इज़ डेड।
एंटीबायोटिक लाइक पेंसिलिन इनहिबिट करता है किसको? एंटीबायोटिक लाइक पेंसिलिन जो है इनहिबिट करता है किसको? इट इनहिबिट्स आरएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। आंसर होगा बी। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये सिक्रेटेड होता है किस में से? 46 का सही आंसर होगा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। Which of the following gas has as greenish yellow flame with odor characteristic at room temperature? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 47 का डी, क्लोरीन गैस। Which one of the following is a nervous system of our body? तो हम जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी होता है। आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग सैफरॉन? सैफरॉन मतलब केसर की बात हो रही है, तो ये होता है स्टिग्मा। दोज हु सफ़र फ्रॉम न्यूमोकोनियोसिस वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? तो ये बीमारी होती है कोल माइनिंग इंडस्ट्री के वर्कर्स को न्यूमोकोनियोसिस, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज़ क्या है? कुंचिकल फॉल, जो कि 445 मीटर हाई है। भरचुक्की एंड बालामुरी फॉल आर लोकेटेड इन कर्नाटका। भरचुक्की एंड बालामुरी फॉल लोकेटेड इन कर्नाटका। विहार फॉल इज लोकेटेड इन राजस्थान। और गोकक फॉल इज लोकेटेड इन कर्नाटक। दूध सागर फॉल इज लोकेटेड इन गोवा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून। क्लाइमेट है। इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून से हम लोग मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करते हैं। रिट्रीटिंग मानसून से जो है तमिलनाडु में बारिश होती है। सो इन इंडिया इट रेन्स ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग द विंटर। ये होता है ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। द सॉयल फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है एलुवियल सॉयल है, क्योंकि इंडिया नदियों का देश है, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो फाइन पार्टिकल्स एलुवम जो है लेके आती हैं वो। इट हैज़ हाई पोटास कॉन्टेंट एंड एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं। एंड इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। द ओल्ड एलुवियल सॉइल इज़ कॉल्ड बांगर, और जो नया वाला होता है उसे खादर कहते हैं। ओल्ड वाले को बांगर, नए वाले को खादर कहते हैं। विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बसाल्ट रॉक? तो ये ब्लैक सॉइल बनता है। बसाल्ट रॉक जो टूटेगा विदरिंग वगैरह होगा तो बसाल्ट ब्लैक सॉइल बनता है। ब्लैक सॉइल जो है ये कंटेन करता है एवेंडेंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें। द ब्लैक कलर ऑफ दिस सॉइल इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन की वजह से ही ब्लैक सॉइल होता है, और इसमें भी टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल। द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सॉइल इज़ इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड द सॉइल इज़ यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। फिर अगर बात करें रेड सॉइल की ही, तो रेड सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, एंड आयरन एंड सिलिका आर abundant in this soil. The nature of this soil is acidic होता है। Who is known as the father of green revolution in the world में बात कीजिए तो ये हैं USA के हैं, ये नॉर्मन ई बोरलॉग, और इन्होंने क्या किया था, HYV सीड का खोज किया था। HYV सीड जैसे को बोलते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, जो कि मतलब ऐसा कुछ है ना कि इसको लगाओगे तो इसके जो पौधे जो हैं बौने हो जाएंगे, बट जो इसका फ्रूट्स है, जैसे कि मान लो कि गेहूं है, तो गेहूं का वो मोटाई बढ़ जाएगी, बट पौधे छोटे हो जाएंगे। तो मतलब जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ भेजना है इन्होंने डिजाइन किया था। डैश नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो आंसर होगा इसका MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1967-68 वाले फाइनेंशियल ईयर में। विच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया? वाइट रिवोल्यूशन, तो वाइट रिवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं
वर्गीस कुरियन, और ये 1960 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं कुछ रिवोल्यूशंस जो एग्रीकल्चर में हुए हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ब्लू रिवोल्यूशन, हमेशा याद रखना वाटर का कलर ब्लू होता है, ओशियन कैसा दिखता है, ब्लू, और ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर रिवोल्यूशन, ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो प्रोडक्ट, मीट भी लाल होता है, टोमेटो भी लगभग लाल ही होता है। ब्राउन रिवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। बादामी रिवोल्यूशन स्पाइस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से है। राउंड रिवोल्यूशन गोल होता है क्या, आलू। कृष्णा रिवोल्यूशन होता है बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए है। तो ये हमने देख लिया 43वां। आप देखेंगे 44वां नंबर सेट। तो 44 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, वेज फंड थ्योरी जो है इसको किसने प्रोपाउंड किया गया है, किसके द्वारा किया गया है वेज फंड थ्योरी, तो ये किया गया है J.R. हिक्स के द्वारा। J.R. हिक्स इज़ द राइट आंसर। प्राइस प्रोसेस इज़ अ फीचर ऑफ, प्राइस प्रोसेस इज़ अ फीचर ऑफ व्हाट, इट इज़ अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, लेजिस फेयर होता है, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट करती है फ्रीली, मार्केट प्रिंसिपल पे काम होता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर बैंक रेट बढ़ा देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले समझिए बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पे बैंक जो है, इंडिया की बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करती हैं। तो अगर रेट ही इसका इंक्रीज़ हो जाएगा तो कम बोरोइंग होगा बैंकों के द्वारा, और इसका मतलब कि जो मनी सप्लाई जो है डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा तीसरा का, पहला तो सही है, डिक्रीज़ इन मनी सप्लाई और लिक्विडिटी, ये तो होगा ही होगा। इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई तो होगा ही नहीं, गलत है ये। डिक्रीज़ इन क्रेडिट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स, बिकॉज सही है ये, बिकॉज अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो क्रेडिट कहाँ से देगा, लोन कहाँ से देगा, तो ये भी सही है। इंक्रीज़ इन क्रेडिट गलत हो जाएगा, तो 1 और 3 सही है, आंसर होगा बी। चैलेंजर डीप इज़ रिलेटेड टू विच ओशियन, तो ये जो डीप है चैलेंजर डीप, ये रिलेटेड है पैसिफिक ओशियन से, आंसर होगा ए पैसिफिक ओशियन। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स मोस्ट डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया, इन विच टाइप ऑफ रॉक मोस्ट डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया, तो हम जानते हैं कि डायमंड एमपी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो एमपी जो है विंध्यन रेंज वहीं पे है, करेक्ट आंसर होगा बी। वर्ना एंड मूसी आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वर्ना और मूसी जो है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा नदी की, आंसर होगा बी। और मूसी जो है काफ़ी फेमस नदी है, बिकॉज हैदराबाद जो है इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, इसी के बैंक पे बसा हुआ है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। 7th, सिगार वैली इज़ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयस, तो सिगार वैली जो है ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का, करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रांस हिमालय। विच वाटरफॉल इज़ नोन एज नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया, विच वाटरफॉल इज़ नोन एज नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया, तो 8वां का सही आंसर होगा नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया, चित्रकूट फॉल को बोलते हैं, करेक्ट आंसर होगा ए। इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट सैंडी डेजर्ट लोकेटेड, इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट सैंडी डेजर्ट लोकेटेड, 9th का करेक्ट आंसर होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है, आंसर होगा डी। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर फाउंड इन बिहार, बिहार में टोटल 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं। अगर बिहार का कुछ मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है ना, और अगर आप इसको ऐसे बीच में कर दो तो ये एक इधर है, एक इधर, ये वाला, फिर एक यहाँ पे ऐसे है, और ये 4 भागों में बांटा गया है इसको, 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, इज़ इलेक्टेड नॉमिनेटेड अपॉइंटेड, तो ये एक जो होते हैं ये अपॉइंटेड मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब वो प्रोसीजर अलग बात है कि लीडर ऑफ द जो ये है लोकसभा में लीडर होते हैं, लोकसभा के लीडर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज टर्म्ड बाई जवाहरलाल नेहरू एज स्लेवरी ऑफ स्लेवरी, करेक्ट आंसर होगा
12 का सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनको बहुत बुरा लगा था ये एक्ट जवाहरलाल नेहरू को, काफ़ी बातें कही हैं। तो जो भी बातें अगर एक्ट से रिलेटेड कुछ फेमस है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड तो 1935 वाले एक्ट के बारे में ही होगा। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सिंबल था एलिफेंट। एलिफेंट इज द राइट आंसर। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के तहत आता है, फंडामेंटल राइट के तहत नहीं आता है। तो 14 का सही आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों के तहत आता है। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज, क्या ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, टू मैनेज द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ओनली। वीकर सेक्शन, खाली वीकर सेक्शन के लिए नहीं है। टू डू मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। करेक्ट आंसर होगा बी। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल किंग? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल किंग? 16 का सही आंसर होगा, ये कहा गया है डॉक्टर राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो ये आर्टिकल है 17 का सी, आर्टिकल 40। इफ पंचायत इज डिजॉल्व्ड देन विद इन हाउ मच टाइम इट्स री इलेक्शन इज मैंडेटरी? तो पंचायत का जो है मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ्स के अंदर ये हो जाना चाहिए री इलेक्शन इसका पंचायत का। विच कमिटी सजेस्टेड द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इन इंडिया? तो 19 का सही आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARC। पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर होगा फ्लूट। फ्लूट इज द राइट आंसर। इन विच ईयर द नेशनल कैडेट कॉर्प NCC वाज इस्टेब्लिश? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 AD में। आंसर होगा ए, 1948 AD। हु इन्वेंटेड HTML इन 1990? HTML जो है एक लैंग्वेज है, बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था 1990 में। विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड द पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड? तो बेसिकली पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड जो है यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इकोसोक भी बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है, बाय विच रूलर वाज द मुक्तेश्वर टेम्पल ऑफ कांची बिल्ट? मुक्तेश्वर टेम्पल जो है कांची में, इसको बनवाया था पल्लव रूलर नंदीवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स डिड मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी को 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में बोला था कि इसमें ये वर्ग है, ठीक है, 7 क्लासेस में बांटा था। When was बेलूर मठ इस्टेब्लिश बाई स्वामी विवेकानंद? बेलूर मठ को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इस्टेब्लिश किया था। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल द नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास्ड? नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल। आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। द स्टेटमेंट आई वर्क एज रिवोल्यूशनरी इज ऑफ? आई वर्क एज ए रिवोल्यूशनरी इज ऑफ? आंसर होगा 28 का सी, जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। द ऑर्डर ऑफ रूलर्स हु रूल्ड द विजयनगर एम्पायर? तो देखिए इसमें डायनेस्टी अलग अलग थी, सुलू, तुलू, संगम, अरावेदु। तो करेक्ट जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 29 का बी, संगम सबसे पहले था, फिर सुलू आया, फिर तुलू आया, फिर अराविदु। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट and affected area is not matched correctly? फकीर रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। दिस इज एब्सोल्युटली मैच्ड। अहोम जनजाति असम में है, तो असम में ही ये रिबिलियन भी हुआ था। चुआर रिबिलियन बिहार में हुआ था, ना कि झारखंड में। तो 30 का सही आंसर होगा सी, तिभागा मूवमेंट भी बंगाल में सही है। तो आंसर हमारा नहीं मैच है चुआर। Which Sikh religious leader introduced the Gurmukhi script?
विच सिख रिलीजियस लीडर इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, करेक्ट आंसर होगा 31 का बी, गुरु अंगद. गुरु अंगद इज द राइट आंसर. इन विच ईयर डिड UNDP पब्लिश इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट जो है इन्होंने जारी किया था 1990 में, फर्स्ट वाला. द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर, द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर कौन है? करेक्ट आंसर है इसका ये है रघुराम जी राजन. रघुराम जी राजन ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है ऑल, यानी कि लैंड, एनिमल्स और प्लांट्स सभी. Which country belongs to the wide area of Alps mountain? Which country belongs to the wide area of Alps mountain? 35 का सही आंसर होगा डी, A and B बोथ, यानी कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड. मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मिल्क जो है ना एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इमल्सन का. इमल्सन इज़ द राइट आंसर. एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इज मेड बाई मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे पहले जानो कि एक्वारेजिया होता क्या है. एक्वारेजिया जो है गोल्ड को गलाने का काम करता है, ठीक है. और ये जो है ये मिश्रण होता है बेसिकली HNO3 तो होता ही होता है इसमें, और क्या होता है, और इसमें HCl होता है. तो HCl और HNO3 का ये मिक्सचर होता है, एक सर्टेन रेशियो में होता है ये. द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? वेरी सिंपल, द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? Which botanist is credited with the being one of the earliest creator of widely used natural systems of botanical classification? Botanical classification से related है कौन से? रॉबर्ट ब्राउन है क्या? तो करेक्ट आंसर है 39 का ऑगस्ट विल्हेम इचलर. डायनेमो, डायनेमो जो डिवाइस होता है आपने देखा होगा ना कभी, आप पुराने ज़माने में मैंने अपने दादाजी की साइकिल में देखा था कि उन्होंने साइकिल में एक डायनेमो लगवा रखा था, आगे एक लाइट जलती थी, उसको अगर एक्टिवेट कर देते तो डायनेमो इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट व्हाट? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. आंसर होगा सी, क्योंकि पैडल मारोगे डायनेमो घूमेगा और मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. व्हाट इज़ कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीज़? तो 41 का सही आंसर होगा डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़. जैसे कि प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर होता है, विटामिन सी की कमी से कुछ होता है, स्कर्वी. कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग. इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. दे सिक्रीट अल्कलाइन जूसेस फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स. तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है पैनक्रियाज की. पैनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एंड पैनक्रियाज सिक्रीट अल्कलाइन जूसेस फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स. Which of the following is not an abiotic component of ecosystem? इकोसिस्टम में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं. एक तो होते हैं बायोटिक. बायोटिक में जो भी आपको चीज़ें लाइवली दिख रही हैं, जैसे कि हम, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें जिनमें लाइफ है. एबायोटिक में क्या होता है कि जैसे कि एयर है, कोई लाइफ नहीं है उसमें. एयर है, वाटर है, तमाम चीज़ें ऐसी, मिट्टी है, वो एबायोटिक कंपोनेंट आता है. तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट. तो लाइट है एबायोटिक, वाटर भी है, सॉयल भी है, बट ऑर्गेनिज्म तो बायोटिक कंपोनेंट है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 43 का ए. विथ रेफरेंस टू जेनेटिक और डिजॉर्डर कंसीडर द फॉलोइंग. जेनेटिक डिजॉर्डर से आपको कंसीडर करना है. सो a woman is blind but not her husband. He has a son and daughter. Which of the following statement is most likely to be true in this context? कंडीशन क्या दिया कि एक वुमेन ब्लाइंड है बट उसका हस्बैंड जो है ब्लाइंड नहीं है, उनको एक सन एक डॉटर भी है. तो क्या चांसेस हैं? चांसेस क्या हो सकता है कि बोथ द चिल्ड्रन विल सफ़र फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. नन ऑफ देम विल बी कलर ब्लाइंडेड, ये सही है. जो चांसेस हैं ये करेक्ट है कि भैया कोई भी इसमें से कलर ब्लाइंडेड नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स? तो करेक्ट आंसर होगा 45 का क्रैब. क्रैब जो है इनमें से अलग है स्पाइडर, स्कॉर्पियन और बारूथी में. व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर? तो स्टामेन और 46 का सही आंसर होगा स्टामेन एंड कार्पेल्स. ज्वार, स्टामेन जो होता है ना वो मेल का पार्ट होता है फ्लावर्स में. खैर, ज्वार इज ए क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज? तो करेक्ट आंसर होगा 47 का
ग्रामीणी। हाउ मेनी एटीपी एनर्जी होता है, ठीक है। हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर होगा 48 का डी, 38 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो 49 का सही आंसर होगा येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू सोलानिन, दिस इज रॉन्ग। ट्रू फ्रूट में क्या होता है, ट्रू फ्रूट जो है ये किससे डेवलप होता है, जैसे एप्पल एक ट्रू फ्रूट नहीं है, तो 50 का होगा सही आंसर। फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड ओवरीज को ही हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। जो ओवरी होता है फर्टिलाइज हो जाए और डेवलप करके जो बनता है उसे हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। ओवुल्स से बनेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ओवुल से बना हुआ चीज़, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट नहीं है। अब देखते हैं आगे कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर। गिरना इनक्रिप्शन प्रोजेक्ट इज गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, ये लोकेटेड है केरल में। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, इसको फॉर्म किया गया था 1983 में। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल जो है इंडिया में, इसको फॉर्म किया गया था 1983 में। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इन द कंट्री वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1874 वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट आयरन और स्टील फैक्ट्री जो है कंट्री का वो इस्टेब्लिश हुआ था 1874 में वेस्ट बंगाल में। भिलाई स्टील प्लांट जो है इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1955 विद द रशियन कोलैबोरेशन। भिलाई जो है स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में विथ रशियन कोलैबोरेशन। राउरकेला स्टील प्लांट जो है इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1959 इन कोलैबोरेशन विथ जर्मनी, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में है ये प्लांट, ये 1959 में हुआ था इसका गठन, और ये जर्मनी के हेल्प से कोलैबोरेशन से बना था। बोकारो झारखंड वाला बोकारो स्टील प्लांट जो है दिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1964 इन कोलैबोरेशन विथ रसिया। भिलाई बोकारो दोनों। सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन जो है इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था। एंड द फर्स्ट एल्यूमिनियम फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1937। The first aluminum factory was established in India in 1937 and Mumbai is known as the capital of cotton textile, ठीक है। मुंबई को हम कहते हैं कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। वैसे कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। डैश इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, फिर बिहार में होता है। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1971। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड इन 1971। एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC जो है दिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1936। नेपा नगर ऑफ मध्य प्रदेश, ये पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। ये पूछा गया सवाल है BPSC का। नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश का, ये फेमस है पेपर इंडस्ट्री के लिए। एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1951 में हुआ है, 1951 में। मेजर इंडस्ट्रीज एंड ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स देख लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का जो है कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड जो है 1948 में बनी है। एंड सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है 1949 में बनी है। हैंडलूम बोर्ड ऑफ इंडिया 1950 AD में बनी है। ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड 1954 में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड ये 1954 में ही ये भी बनी है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज NH44। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज NH44। और शॉर्टेस्ट जो नेशनल हाईवे है इंडिया का वो है 47A। और अगर बात करें द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ेंगे, इसका जो है लेंथ टोटल ये 5846 किलोमीटर है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इट इज़ रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है इट इज़ रिलेटेड टू पोर्ट डेवलपमेंट। तो हमने 44वां भी देख लिया, सेट 44 कंप्लीट हो गया। 45 देख लेते हैं।